बांग्लादेश एक ऐसा देश जो नई सोच और पुरानी सोच के बीच में फंसी हुई एक ऐसे जंग को आमंत्रित किया है कि वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ गया। ये कहीं ना कहीं नई और पुरानी सोच जो है, मैंने ऐसा क्यों कहा नई और पुरानी सोच, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है? यदि बांग्लादेश की बात करूं तो वजह बहुत ही दिलचस्प है और ऐसी वजह शायद आप फिल्मों में भी ऐसी फिल्में नहीं देखी होगी जो फिल्में शायद बांग्लादेश में घट रही है। और ये किसी रहस्यमयी फिल्मों से कम नहीं, क्योंकि ये वही शेख हसीना है, अवामी लीग को रूल्ड करने वाली शेख हसीना, जिसके पिताजी ने अवामी लीग का गठन किया था। और ये सन 1975 की बात। और ये जो झगड़े बांग्लादेश में हो रही है, इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश की आजादी, पाकिस्तान की आजादी और भारत में उसका दखल, इन तीनों चीजों को समझना पड़ेगा। और फिर अवामी लीग को समझना पड़ेगा। और फिर हमें रजाकार को भी समझना पड़ेगा। और फिर मुक्ति वाहिनी सेना, जहां पे पूरा मामला फंसा हुआ है, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा दिया जाता है। ये वही स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मुक्ति वाहिनी सेना का समर्थन किया था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ये मुक्ति वाहिनी सेना, जिसे 30% आरक्षण दिया गया है नौकरियों में, वहां के सरकारी संस्थाओं में, वहां पे छात्र संगठन के बीच झड़प, ये कुछ नई कहानी है दोस्तों। ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक नई सोच और पुरानी सोच की जंग है। और ये जंग इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसमें अवामी लीग, कहीं ना कहीं अवामी लीग को रूल्ड करने वाली शेख हसीना आज भी 1975 में ही जी रही है। वो आज के नए युवाओं की सोच को समझने में कहीं ना कहीं चूक हुई है उनसे, क्योंकि ये अवामी लीग कहीं ना कहीं उसी मुक्ति वाहिनी सेना का हिस्सा आप कह सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है, यदि स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा नहीं मिलता है तो किसे मिलेगा? राजाकारों के पोते पोतियों को। अब यहाँ पे आता है एक वर्ड, राजाकर। ये वही राजाकर है दोस्तों, जिन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, ये वही राजाकर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था और पाकिस्तानियों ने 30 लाख बांग्लादेश के नागरिकों को मौत के घाट उतारा था दोस्तों। ये वही रंजिश है और उसी रंजिश से प्रेरित है ये शेख हसीना। आज भी 1975 और 1971 की कहानियां उनके दिमाग में घूम रही है। तो इतनी आसानी से इस चीजों को हम नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, इसे मैं अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ढाका विश्वविद्यालय में आंदोलित छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग, अब कहीं ना कहीं आप इस चीजों को समझेंगे कि अवामी लीग क्या है, राजाकर कहां से आया। और आज भी इस आंदोलित छात्रों को, जिसकी बस ये मांग है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, उस आंदोलित छात्रों को आज भी राजाकार समझती है शेख हसीना, क्योंकि आज भी उनके दिमाग में 1975 और 1971 की बातें घूम रही है। वो ये समझने में बिल्कुल ही भूल
हुई उनसे, या ये कहें कि उनसे चूक हुई, कि जहां आज पूरा विश्व चांद की ओर घर बसाने की सोच रहा है और शेख हसीना जी 1975 में जी रही हैं। कहीं ना कहीं युवाओं की सोच, नई सोच को अपनाने की जरूरत है, जहां पे शेख हसीना जी ने भूल कर दी और नतीजा ये हुआ कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि इस आंदोलित छात्रों को आज भी 1975 और 1971 के चश्मे से देख रही हैं वो, और उन्हें आज भी रजाकार ही मानती हैं वो। तो दोस्तों, इसको मैं विस्तार से समझाता हूं, क्योंकि यदि मैं रजाकार की बात कर रहा हूं, अवामी लीग की बात कर रहा हूं और स्वतंत्रता सेनानी और मुक्ति वाहिनी सेना की बात कर रहा हूं, तो कहीं न कहीं कहानी तो बहुत दिलचस्प है। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, क्यों उन्होंने उसका समर्थन किया, किस तरीके से बांग्लादेश को आजाद कराई, बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। आप, और एक चीज तो दोस्तों मैं कहना ही भूल गया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, ढाका विश्वविद्यालय में आंदोलित छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग समर्थित छात्र संगठनों से झड़प हुई है। आंदोलन कर रहे छात्र सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण का विरोध कर रहे थे। आखिर क्यों न करे वो विरोध, क्योंकि सबों को समान हक है, क्यों न करे वो विरोध। क्या हम 1975 में जी रहे हैं? ये युवाओं की सोच है, यंग जनरेशन है आपके पास, वो तो डिमांड करेगी। कहीं ना कहीं आप उस यंग सोच को अपनाने में धोखा खा गए, उनकी सोच में सोच और कदम से कदम मिलाने में कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया आपने? सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दी, तो आंदोलन तो होना स्वाभाविक है दोस्तों। यदि आज हम यंग जनरेशन को ये बोले कि आपके दादा परदादा ने कभी देश विरोधी काम किया था, तो क्या यंग जनरेशन मानेंगे इस बात को? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं आखिर हुआ क्या था, और वो क्यों माने। नई टेक्नोलॉजी में दुनिया जी रही है, लोग चांद पे जा रहे हैं, और उन्हें यदि हम समझाने का प्रयास करेंगे, उन्हें तो नौकरी चाहिए, उन्हें तो रोजगार चाहिए, उन्होंने तो बस इतना ही बोला कि 30% आरक्षण का विरोध उन्होंने किया, और शेख हसीना जी ने उन्हें रजाकार की संज्ञा दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री से छात्र विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा नहीं मिलता है तो किसे मिलेगा? राजा करों के पोते पोतियों को? दरअसल बंगाल के संदर्भ में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगता रहा है, और आरोप लग रहा था क्योंकि उसी दरमियान शेख मुजीबर उर रहमान की बात यहाँ पे आती है दोस्तों, जो शेख हसीना की फादर थे और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष किया। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबर को बंग बंधु की उपाधि से नवाजा गया। अवामी लीग के नेता शेख मुजीबर बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। अब जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, शायद कुछ समझ में आएगा आपको। 1975 में उनके सरकारी आवास पर ही सेना के कुछ जूनियर अफसरों और अवामी लीग के कुछ नेताओं ने मिलकर शेख मुजीब
उर रहमान की हत्या कर दी और उस वक्त उनकी दोनों बेटियां शेख हसीना वाजेद और शेख रेहाना पश्चिमी जर्मनी की यात्रा पर थी। ये वही दो बेटियां हैं जिसमें एक थी शेख हसीना, जिन्हें हाल ही में अपने देश छोड़ के भागना पड़ा। इसीलिए मैंने आपको कहा था पुरानी और नई सोच की जंग, जिसमें शेख हसीना शायद कहीं ना कहीं हार गई। तो दोस्तों, इसके पीछे और भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मैंने आपको कहा ना, ये छोटी मोटी कहानी नहीं है। आपको पाकिस्तान के आजादी के बारे में समझना पड़ेगा, बांग्लादेश की आजादी के बारे में समझना पड़ेगा। अब यदि दोस्तों, सबसे पहले यदि हमें बांग्लादेश के रजाकर, स्वतंत्रता सेनानी और मुक्ति वाहिनी सेना को विस्तार से समझना है, और अवामी लीग, जिनके संस्थापक शेख मुजीबर उर रहमान थे और जिनकी पार्टी आज से 10 दिन पहले सत्ता में थी, जिनकी बेटी शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, तो उसके बारे में, उस हिस्ट्री को समझते हैं। बात 14 अगस्त 1947 की है दोस्तों, और आपको पता है स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। मगर मैं 14 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूँ, शायद आप समझ गए होंगे 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली थी, उसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। स्वतंत्र पाकिस्तान देश का गठन हुआ और तत्कालीन पाकिस्तान को दो भाग, ध्यान से सुनिएगा, दो भाग थे, पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो उसके दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है दोस्तों, और यही पश्चिमी पाकिस्तान आज संपूर्ण रूप से पाकिस्तान है। दोनों ही भाग में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समानताएं नहीं थी। संसाधनों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान ज्यादा समृद्ध था, लेकिन राजनीतिक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान ज्यादा प्रखर और हावी था। इस प्रकार एक ही देश के दो भागों में पाई जाने वाली सामाजिक और आर्थिक विषमताएं एवं प्रबुद्ध जनों के द्वारा सत्ता के ऊपर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति ही देशव्यापी असंतोष एवं अंत में 1971 में बांग्लादेश के गठन का कारण बनी दोस्तों। और भी दिलचस्प, आप कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए दोस्तों, आज ये 10 मिनट का वीडियो नहीं होने वाला है। और दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, यदि चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये किसी रहस्यमयी कहानियों से कम नहीं है। आप हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे, उसमें रहस्यों से भरी जिस तरीके से आप कुर्सी की पेटियां बांधते हैं ना, आज शायद उसी तरीके से आपको सुनने का मौका मिलेगा। क्यों ये हाल बांग्लादेश का हुआ? इसलिए मैंने कहा था नई सोच और पुरानी सोच, शेख हसीना पुरानी सोच में जी रही हैं, नई सोच को समझने में नाकाम। अब ध्यान से सुनिए। राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा, इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी, और इसी नाराजगी का राजनीतिक लाभ लेने के लिए बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग का गठन किया था दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ही नींव रखी थी, तब जाके बांग्लादेश को आजादी मिली थी। मगर कैसे आजादी मिली, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वही बांग्लादेश जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। अब आप सुनिए, कुर्सी की पेटी बांधिए। राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा था ये पूर्वी पाकिस्तान हमेशा से। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी। इसी नाराजगी का राजनीतिक लाभ लेने के लिए बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग का गठन किया। अब आप समझ रहे होंगे कि अवामी लीग, जिसको रूल कर रही है शेख हसीना, और पाकिस्तान के अंदर ही और स्वायत्तता की मांग 1970 में हुए। और यहां से सुनिए दोस्तों, अब मैं
1970 की बात करूंगा। यहां से सुनिए आप, मैं 1970 की बात करूंगा। 1970 में हुए आम चुनाव में पूर्वी क्षेत्र में शेख की पार्टी ने जबरदस्त विजय हासिल की थी। यानी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जबरदस्त विजय हासिल की। उनके दल ने संसद में बहुमत भी हासिल किया, लेकिन बजाय उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के उन्हें जेल में डाला गया और यहीं से पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी दोस्तों। यहीं से कहीं न कहीं एक नया युग और एक नया बांग्लादेश की नींव रखी और वो वही पूर्वी पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश के रूप में है। 1971 के समय पाकिस्तान में जनरल याह्या खान राष्ट्रपति थे। अब जब 1970 में जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने विजय हासिल की तो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया पूर्वी पाकिस्तान का, और उन्हें पूर्वी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के बजाय उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो कहीं न कहीं जब 1971 में पाकिस्तान के जनरल याह्या खान राष्ट्रपति थे तो उन्होंने सोचा कि वहां आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने पूर्वी हिस्से यानी पूर्वी पाकिस्तान में फैली नाराजगी को दूर करने के लिए जनरल टिक्का खान को जिम्मेदारी दी, लेकिन उनके द्वारा दबाव के मामले को हल करने के प्रयास किए। यानी उन्होंने दबाव डाल के दबाव से मामले को हल करने का प्रयास किया, जिससे स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई दोस्तों। और 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के इस हिस्से में सेना एवं पुलिस की अगुवाई में जबरदस्त नरसंहार हुआ। बांग्लादेश बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय नेताओं और धार्मिक चरमपंथियों, जिसे शेख हसीना ने कहा रजाकार, की मदद से, मैं 1971 की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं 1971 की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय नेताओं और चरमपंथियों रजाकार की मदद से मानवाधिकारों का हनन किया गया और 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट से लेकर पूरे बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में जमकर हिंसा हुई। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक इस दौरान करीब 30 लाख लोग मारे गए दोस्तों। मगर पाकिस्तान की जो जनरल था उन्होंने एक रिपोर्ट लाई और हमूदुर रहमान आयोग, एक आयोग गठित किया गया और ये रिपोर्ट बनाई गई कि सिर्फ 26,000 आम लोगों की मौत ही हुई है ना, गड़बड़ घोटाला। यानी पाकिस्तान हुकूमत के द्वारा एक आयोग गठित किया गया ये पता लगाने के लिए कि आखिर पूर्वी पाकिस्तान में कितने लोगों का नरसंहार हुआ। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि 23,000 आम लोगों की मौतें हुई। मगर दोस्तों सच्चाई उससे उलट थी। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक इस दौरान करीब 30 लाख लोग मारे गए और उस 30 लाख लोगों का जिम्मेवार इसी रजाकार को शेख हसीना मानती हैं। वो ये भूल गई कि ये युवाओं का देश है, युवाओं को रोजगार चाहिए। ये भूल गई वो युवाओं को रोजगार चाहिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों। इससे पाकिस्तानी सेना में काम कर रहे पूर्वी क्षेत्र के निवासियों में जबरदस्त रोष हुआ और उन्होंने अलग मुक्ति वाहिनी बना ली। इसलिए दोस्तों मैंने बोला था अलग मुक्ति वाहिनी बना ली। यही मुक्ति वाहिनी सेना के सपोर्टर हैं शेख हसीना, या यूं बोले कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी ही समझती है और वो आज भी 1975 में ही जी रही है या 1971 में ही जी रही है। पूर्वी क्षेत्र के निवासियों में जबरदस्त रोष हुआ और उन्होंने अलग मुक्ति वाहिनी सेना बना ली। अब आप बताइए, यदि किसी देश में 30 लाख लोगों की मृत्यु हो तो क्या कुछ लोगों में खून नहीं उबाल आएगा? क्या वो उसको विरुद्ध
लड़ाई नहीं करेंगे? करेंगे। इसलिए दोस्तों कुछ गर्म खून और समझदार व्यक्ति ने मिलके मुक्ति वाहिनी सेना बना ली और उन्हीं मुक्ति वाहिनी सेना के को स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोतियों को 30% आरक्षण बांग्लादेश में मिलता है और उसी का उबाल पूरे बांग्लादेश में है, जिसके कारण शेख हसीना को भागना पड़ गया। उसी की लड़ाई है दोस्तों। अब आप समझिए और आप खुद समझिए, क्या मुक्ति वाहिनी सेना को 1975 में जीना चाहिए या काराकार राजाकार को 1975 में जाना चाहिए? तो यहाँ पे कौन दोषी है? हमारे यंग जनरेशन, मुक्ति वाहिनी के यंग जनरेशन, स्वतंत्रता सेनानी के पोते या राजाकार के पोते? राजाकार के पोतों को तो ये पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ होगा कभी, या स्वतंत्रता सेनानी के पोतों को तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हुआ था कभी। इसलिए मैंने बोला था दोस्तों, पुरानी और नई जनरेशन की सोच को समझने में कहीं ना कहीं चूक हुई उनसे। अब जब मुक्ति वाहिनी सेना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको आज कुर्सी की पेटियां बांधनी पड़ेगी क्योंकि ये कहानी दिलचस्प है, इतनी आसानी से आप नहीं समझ सकते। इसलिए मुझे भी कुछ विस्तार से ही आपसे चर्चा करनी पड़ी। और दोस्तों गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों यहाँ पे अमिताभ बच्चन का उदय होता है, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का उदय होता है। यहाँ से जब मुक्ति वाहिनी सेना बनी तो वहां से श्रीमती इंदिरा गांधी पिक्चर में आती हैं, जो आप बच्चन साहब को समझ सकते हैं। उन्होंने जो काम किया वो यंगरी यंग मैन, उस आयरन लेडी, ऐसे ही आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नहीं कहा जाता है, वो एक आयरन लेडी थी जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया। इसी मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया उन्होंने और इनका सहारा, मुक्ति वाहिनी सेना का सहारा लिया, उनको सपोर्ट किया। किस तरीके से सपोर्ट किया आप सुनिए। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लगातार अपील की कि पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ से श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इतने नरसंहार हुए तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, उस समय की प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगातार अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लगातार अपील की कि पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति सुधारी जाए, लेकिन किसी देश ने ध्यान नहीं दिया। जब वहां के विस्थापित लगातार भारत आ रहे थे तो 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी सेना को समर्थन देकर बांग्लादेश को आजाद कराने का निर्णय लिया दोस्तों। तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी का फैसला गलत? बिल्कुल गलत नहीं था। बांग्लादेश की लड़ाई के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना संगठन पाकिस्तान सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। मुक्ति वाहिनी सेना का गठन पाकिस्तान सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था और 1969 में पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक शासक जनरल अयूब के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ गया था और बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के आंदोलन के दौरान 1970 में यह अपने चरम पर था। मुक्ति वाहिनी एक छापामार संगठन था जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था और मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना ने समर्थन दिया था और ये पूर्वी पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा समय था। पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश। जब मुक्ति वाहिनी सेना गुरिल्ला युद्ध लड़ रही थी पाकिस्तान से, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बुरा दौर था दोस्तों। 30 लाख लोगों की मृत्यु, और वो कोई छोटा मोटा नरसंहार नहीं था दोस्तों। इस नरसंहार को यदि मैं बताऊं ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको। ये कोई साधारण नरसंहार नहीं था। बताता हूं मैं ये नरसंहार, जिसे सामूहिक कब्र की संज्ञा दी गई है। सामूहिक कब्र की संज्ञा पाकिस्तानी सेना के इशारे पर रजाकारों अल-मस्म और अल बद्र ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषी अल्पसंख्यकों और बंगाली भाषी मुस्लिमों पर अत्याचार किए और जमकर मानवाधिकार का उल्लंघन किया।
उनके द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचार के प्रमाण आज तक बांग्लादेश में सामूहिक कब्रों के रूप में मिलते रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैंने बोला सामूहिक कब्र, 30 लाख लोगों की जाने गई थी दोस्तों। 1971 में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान में नरसंहारों के बाद कई सामूहिक कब्र बनाई गई थी, जिसका पता अब तक चल रहा है। और 1999 में ढाका में मस्जिद के पास एक विशाल कब्र का पता चला। बांग्लादेशियों के खिलाफ किए गए अत्याचार का पता ढाका में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से भेजे गए टेलीग्राम से पता चला दोस्तों। बताइए, इस टेलीग्राम के मुताबिक बंगालियों के खिलाफ युद्ध की पहली ही रात को ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों और आम लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। उन सभी इलाकों में नरसंहार किए गए जहां से विरोध की आशंका थी, यहां तक कि लोगों के घरों से बाहर निकालकर गोलियों से भून दिया गया दोस्तों। ये थी पाकिस्तान की हरकतें। इतनी गिरी हुई हरकतें उन्होंने की और वो यहाँ तक नहीं रुके। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ दोस्तों। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में लाखों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, हत्याएं की गई। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे करीब 4 लाख महिलाओं के साथ ऐसी जातियां की गई जिनमें उनके साथ यौन संबंधों को बनाना और भी अलग अलग कुकृत्य इन सेनाओं के द्वारा, इस पाकिस्तानी सेनाओं के द्वारा किए गए। मैं बात 1971 की कर रहा हूँ आपसे, जब 30 लाख बांग्लादेश, जिसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, सैनिक कैंट में महिलाओं को सेक्स वर्कर के रूप में रखा गया एवं सामूहिक बलात्कार जैसी हरकतें। 563 बंगाली महिलाओं को कैंट इलाकों में रखा था। लड़ाई के पहले ही दिन 563 बंगाली महिलाओं को ढाका के डिंगी मिलिट्री टैंक में कैद करके रखा गया था और इन महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेना के जवान जातियां अत्याचारों से परेशान होकर लगभग 10 लाख लोग भारत चले गए। और एक दूसरे और ऐसा अनुमान के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार से तंग आकर करीब 80 लाख लोग भारत की सीमा में प्रवेश कर गए थे। भारत के इस लड़ाई में दखल देने के पीछे इन शरणार्थियों के भारत में प्रवेश भी एक बहुत बड़ी वजह थी। जो समय की आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सेना उतारी, भारत देश ने अपनी सेना उतारी और वहां पे जाके बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया और उन्हें एक नया नाम दिया गया, बांग्लादेश। और वो दिन था 16 दिसंबर सन 1971 को बांग्लादेश बना था दोस्तों। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान यह जीत कई मानों में ऐतिहासिक थी। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था दोस्तों। भारत ने अपनी सेना उतारी और बांग्लादेश को आजाद कराया, यानी पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराया और उसी का नाम बांग्लादेश पड़ा, जो 16 दिसंबर 1971 को आजाद हुआ, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और पूरा भारत इस विजय दिवस पे गर्व करती है। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दिया था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित करता है दोस्तों। देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 के युद्ध में करीब 3900 भारतीय सैनिक भी दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए थे और 9,851 घायल भी हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था दोस्तों। यानी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, और उन सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया, पाकिस्तानी सैनिकों को। इसलिए दोस्तों इसे एक विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है और देश गर्व करता है
तो दोस्तों ये कैसा लगा? इतना आसान नहीं है इन चीजों को समझना, अब हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए, इसलिए मैंने बोला था नई सोच और पुरानी सोच। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।